फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे पोमग्रेनेट कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखोगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। पोमग्रेनेट, जिसका बॉटनिकल नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम, और यह है प्यूनिकेसी फैमिली का मेंबर है। अगर इसका ओरिजिन देखें तो यह ईरान से ओरिजिनेटेड है। यह साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप से लेकर हिमालय तक ओरिजिनेटेड माना जाता है, लेकिन ओवरऑल यह ईरान से ओरिजिनेटेड है। टाइप ऑफ फ्रूट देखें तो इसका फ्रूट जो है वह ब्लास्टा होता है। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बेरी। और अगर इसमें एडिबल पोर्शन देखें, खाद्य भाग देखें, तो यह जूसी सीड कोट होता है। और इसमें गुणसूत्र संख्या देखें तो मोनोसोमिक जो नंबर है x इज इक्वल टू 8 और 9 और 2n इज इक्वल टू 16 और 18 होता है। इसका जो इनफ्लोरेसेंस टाइप है वह हाइपेंथोडियम टाइप का होता है। अब देखते हैं the areal around the seed from the edible part which contains cool refreshing juice। तो फ्रेंड्स, जो इसका एडिबल पार्ट में जो एरियल होती है, जो सीड के चारों ओर पाई जाती है, उसमें कूल रिफ्रेशिंग जूस पाया जाता है। इसमें जो अनार के अंदर जो दाने हैं या जो जूसी एरिल है, उसके अंदर पाया जाने वाला रेड कलर जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। जो पोमग्रेनेट का जूस होता है वह लेप्रोसी से सफरिंग जो पेशेंट होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है। इसी तरह जो फ्रूट की राइंड है वह डायसेंट्री और डायरिया को क्योर करने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आप पोमग्रेनेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, चाहे वो फ्लावर है, फ्रूट है, लीव्स है, उन सब का भी आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, पोमग्रेनेट में प्रोटोगाइनी और पिन टाइप हेट्रोस्टाइली अवस्था पाई जाती है। तो यह क्या होती है प्रोटोगाइनी या पिन टाइप हेट्रोस्टाइली? जो प्रोटोगाइनी, हेट्रोस्टाइली, यह सभी अवस्थाएं क्या करती है? क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने वाली अवस्थाएं होती है। प्रोटोगाइनी का मतलब होता है जब पुष्प में मादा भाग जो है नर भाग से पहले मैच्योर होकर ड्रॉपिंग ऑफ कर जाता है। या हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है विषमवर्तिकाग्र होना। इससे भी जो परपरागण है उसको बढ़ावा मिलता है। तो याद रखना है, पोमग्रेनेट में पिन टाइप हेट्रोस्टाइली पाई जाती है और पोलिनेशन जो है विंड पोलिनेशन पाया जाता है। तो अगर इसका एरिया और प्रोडक्शन में देखें तो पोमग्रेनेट जो है उसका एरिया और प्रोडक्शन वर्ल्ड में इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे आता है। और इंडिया में भी अगर देखें तो जो महाराष्ट्र है वो लीडिंग स्टेट है एरिया और प्रोडक्शन में। उसके बाद में आता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। अब पोमग्रेनेट की जो समर क्रॉप होती है उसकी मैक्सिमम डिमांड होती है। पोमग्रेनेट जो है एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है। यह जितनी भी फ्रूट क्रॉप है उनके अंदर हाईली ड्रॉट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप मानी जाती है। यह एवरग्रीन और डेसिडुअस दोनों ही तरह से बिहेव करती है। तो जो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहां पर यह एवरग्रीन टाइप का नेचर दिखाती है। पोमग्रेनेट जो है जहां कूल विंटर और हॉट ड्राई समर होता है वहां पर बेस्ट क्वालिटी फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। और फ्रूट के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट और मैच्योरिटी के लिए या स्वीटनेस को बढ़ावा देने के लिए इसके लिए 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, पोमग्रेनेट को किसी भी प्रकार की सॉइल में ग्रोन किया जा सकता है, फिर भी इसके अच्छे कल्टीवेशन के लिए डीप लोमी और एलुवियल सॉइल जो है वह अच्छी मानी जाती है। इसी तरह यह अप टू सर्टन एक्सटेंट सैलिनिटी और एल्कलिनिटी जो सॉइल है उनके अंदर भी सर्वाइव कर सकती है। सैलिनिटी और एल्कलिनिटी को भी यह टॉलरेट कर सकती है। अब अगर इसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग को देखें तो इंडिया में मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम को अपनाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि पोमग्रेनेट को बुश की तरह ट्रेंड किया जाता है। इसमें 3 से 4 स्टेम्स को जो है अलाउ किया जाता है ताकि इसमें जो स्टेम बोरर से जो डैमेज होता है उसको अवॉइड किया जा सके, क्योंकि जो स्टेम बोरर होता है वह इसके पूरे तने को खत्म कर देता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए 3 से 4 जो स्टेम है उनको अलाउ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो पोमग्रेनेट का पेड़ होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्कर्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हर साल लाइट विंटर प्रूनिंग जो है विंटर के मंथ में करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो प्रीवियस सीजन होता है वह शॉर्टन हो जाता है और इससे जो फ्रूटिंग है वह अनकरेज होती है। तो फ्रेंड्स,
पोमग्रेनेट में वाटर स्प्राउट्स या स्कर्स को टाइम टू टाइम रिमूव कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि यह जो वेस्टेज ऑफ फूड मटेरियल है वह नहीं होता है। अगर इन स्कर्स को रिमूव नहीं किया जाता है तो जो पोमग्रेनेट है उसमें पुअर बियरिंग होती है, यानी कम फलन होता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम स्कर्स को रिमूव करते हैं। अब देखते हैं वैरायटीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत ध्यान से आपको इन वैरायटीज़ को देखना है। इनमें से आपको 99% क्वेश्चन पड़ जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले वैरायटी है अरक्ता। इस वैरायटी के फ्रूट जो है प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल होते हैं। इसी तरह जो ढोल का वैरायटी है वह गुजरात में ग्रोन की जाती है। तो नाउअडेज जो भगवा वैरायटी है वह महाराष्ट्र में पोमग्रेनेट कल्टीवेशन में लीडिंग वैरायटी है। इसमें ब्राइट रेड कलर होता है। इसे सिंदूरी, मस्तानी और जय महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है वंडरफुल। यह वैरायटी यूएसए से ओरिजिनेट है और इसका फ्रूट का जो साइज है वह 700 ग्राम तक का हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है बेसन सीडलेस और यह वैरायटी कर्नाटका की फेमस वैरायटी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी गणेश। गणेश इज अ सिलेक्शन फ्रॉम अलांदी developed by Dr. G.S. Chima of Ganesh Skin Fruit Research Station Pune in 1936 and designated as ZBZ1। तो फ्रेंड्स यह जो गणेश वैरायटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर किसी एग्जाम में दिख जाएगा कि गणेश वैरायटी किसकी है, कौन सी फ्रूट क्रॉप की है, या यह कौन सी वैरायटी से सिलेक्ट की गई है, या किसने इसको डेवलप किया है। इसे डॉक्टर जीएस चीमा ने डेवलप किया है, कहाँ डेवलप किया गया है, या कौन से ईयर में डेवलप किया गया है। तो इस गणेश वैरायटी से रिलेटेड ही 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे अच्छी तरह से आप ध्यान से देखना। फिर नेक्स्ट आता है Z132, Z107 और Z137 जो है हाई क्वालिटी स्ट्रेन्स है जो कि गणेश से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट है जालोर सीडलेस जो है वह एक अर्ली राइपनिंग पोमग्रेनेट वैरायटी है। फिर नेक्स्ट आता है P13, P16, P23 एंड P26 आर सुटेबल स्ट्रेन सेलेक्टेड फ्रॉम मस्कट। अब नेक्स्ट देखते हैं दारू वैरायटी। दारू वैरायटी जो है वाइल्ड टाइप पोमग्रेनेट होता है। इसके बाद कुछ अलग और वैरायटीज देखते हैं। इसमें आती है पेपर शेल्ड, अलांदी, मधुगिरी, और फिर आती है जालोर सीडलेस। तो जो जालोर सीडलेस है वह कॉमनली राजस्थान में ग्रोन की जाती है। फिर आती है कंट्री लार्ज रेड, स्पेनिश रूबी, मस्कटी, ढोलका, नभा, करदी, बेसिन सीडलेस, चावला, कंधारी। तो फ्रेंड्स जो कंधारी वैरायटी है उसका फ्रूट जो मीडियम साइज के फ्रूट होते हैं। फिर आती है येरकुड 1 जिसे YCD1 के नाम से भी जाना जाता है। इसको हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन येरकुड तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डेवलप किया गया है। अब देखते हैं हाइब्रिड्स। तो फ्रेंड्स हाइब्रिड्स में अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं उनका क्रॉस लिया जाता है। तो जो ये क्रॉस है ये इनको भी आप अच्छी तरह याद करोगे। यह भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जो पहला हाइब्रिड हम देखते हैं रूबी, वह गणेश इंटू काबिल इंटू येरकुड का मल्टीपल या 3 वे क्रॉस है जो कि IIHR बेंगलोर में डेवलप किया गया है। दूसरा हाइब्रिड आता है अमलीदाना। यह एक नया पोमग्रेनेट हाइब्रिड है और यह गणेश और नन्हा के क्रॉस से बना है। तो अमलीदाना जो है वह ड्वार्फ होता है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल होता है। इसमें TSS जो है 12.6 डिग्री ब्रिक्स पाया जाता है। यह भी IIHR के द्वारा रिलीज किया गया है और इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छी तरह ग्रोन किया जा सकता है। नेक्स्ट हाइब्रिड आता है मृदुला। मृदुला को राहुरी महाराष्ट्र में डेवलप किया गया है। यह गणेश इंटू गुल और शाह रेड का क्रॉस है। फिर आता है नेक्स्ट हाइब्रिड ज्योति। ज्योति जिसे हम GKVK1 बोलते हैं, यह बेसिन सीडलेस इंटू ढोलका का क्रॉस है। ज्योति जो है वह एक सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है। इसे भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर में डेवलप किया गया है। अब इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ है, सॉफ्ट सीडेड वैरायटी और हार्ड सीडेड वैरायटी। तो सॉफ्ट सीडेड वैरायटी के एग्जांपल है ज्योति, गणेश, बेसिन सीडलेस, पेपर शेल। और हार्ड सीडेड वैरायटी के एग्जांपल है कंधारी और अलांदी। अब आते हैं इस पर सिलेक्शन में। तो सबसे पहले आता है गणेश।
गणेश जो जिसका नाम है GB1। तो फ्रेंड्स इसको गणेश वैरायटी को हमने पीछे देख लिया था, लेकिन एक बार फिर वो देख लेते हैं। गणेश जो है वह अलांदी से लिया गया सिलेक्शन है और इसने महाराष्ट्र के अंदर पोमग्रेनेट कल्टीवेशन में रिवॉल्यूशन कर दिया है और इसे नेशनल वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सिलेक्शन है G137, यह है गणेश से लिया गया कलोनल सिलेक्शन है। फिर आता है P26, यह है मस्कट से लिया गया सीडलिंग सिलेक्शन है। नेक्स्ट है CO1, इट इज अ सॉफ्ट सीडेड सिलेक्शन डेवलप्ड एट तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। अब फ्रेंड्स ये जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं जैसे कि केओलिन, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, 1 to 5% पावर ऑयल और 1% लिक्विड पैराफिन जो है वह पोमग्रेनेट में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। अब देखते हैं प्रोपिगेशन एंड प्लांटिंग। तो फ्रेंड्स पोमग्रेनेट को कमर्शियली जो है 1 ईयर ओल्ड हार्डवुड कटिंग से प्रोपिगेट किया जाता है। वुड यंगर देन 6 मंथ एंड ओल्डर देन 18 मंथ इज अनसुटेबल फॉर कटिंग, यानी जो हम कटिंग ले रहे हैं वह 6 महीने से छोटी नहीं होनी चाहिए और 18 महीने से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर एग्जैक्ट बोल दें तो यह 1 ईयर ओल्ड कटिंग ही होनी चाहिए। और जो रूट ट्रीटमेंट विद 3000 ppm IPA गिव मैक्सिमम सर्वाइवल। तो इसमें IPA जो रूटिंग हार्मोन है उसका अगर ट्रीटमेंट किया जाता है तो भी मैक्सिमम सर्वाइवल होता है कटिंग्स में। और अगर हम प्लांटिंग का टाइम देखें तो जुलाई अगस्त जो है प्लांटिंग के लिए ट्रॉपिक्स जो एरिया है वहाँ पर सुटेबल टाइम है। और अगर पोमग्रेनेट में प्लांटिंग की डेंसिटी देखें तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में पोमग्रेनेट में अप टू 1000 ट्री पर हेक्टर लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स 5 into 2 मीटर की डिस्टेंस पर 2.5 टाइम हाई यील्ड ली जा सकती है 5 into 5 मीटर जो स्टैंडर्ड प्लांटिंग है उसके बजाय। तो फ्रेंड्स 5 into 5 मीटर की स्टैंडर्ड प्लांटिंग पर 400 प्लांट पर हेक्टर लिए जा सकते हैं। अब देखते हैं क्रॉप रेगुलेशन। क्रॉप रेगुलेशन कैन बी डन बाय विड्रॉल और इरिगेशन वाटर फॉलोड बाय मैन्योरिंग एंड देन इरिगेशन वाटर इज विदहेल्ड फॉर अबाउट 2 months इन एडवांस ऑफ द नॉर्मल फ्लावरिंग सीजन। तो फ्रेंड्स क्रॉप रेगुलेशन क्या है? क्रॉप रेगुलेशन यानी जब बहार ट्रीटमेंट है तो इसमें क्या करते हैं कि जो इरिगेशन का वाटर है उसको कुछ टाइम के लिए विड्रॉल कर देते हैं, रोक देते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं मैन्योरिंग और इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो वाटर की विद हेल्डिंग है वो 2 मंथ के लिए की जाती है ताकि जो विद होल्डिंग जो 2 मंथ तक की जाती है नॉर्मल फ्लावरिंग सीजन से पहले। तो इस ट्रीटमेंट से क्या होता है जो ट्री है वह न्यू ग्रोथ ब्लूम करने में और बियर करने में अच्छा रहता है, गुड क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकता है। अब देखते हैं बहार ट्रीटमेंट जिसे हम क्रॉप रेगुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस टेबल में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग का टाइम और इसमें पाई जाने वाली स्पेशलिटी को देख सकोगे। तो इसमें पोमग्रेनेट में 3 टाइप्स की बहार आती है, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। तो अम्बे बहार जो है उसका फ्लावरिंग सीजन है जनवरी से फरवरी। तो फ्रेंड्स फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में 5 से 6 महीने का समय लग जाता है। तो अगर आपने एक बहार का टाइम फ्लावरिंग का याद कर लिया है तो नेक्स्ट बहार आप इजीली याद कर सकोगे 5-5, 6-6 महीने का डिफरेंस देते हुए। तो जैसे अम्बे बहार है वो जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग करती है और ये फ्रूटिंग करती है जून से अगस्त में, यानी जून से अगस्त में हम फ्रूट की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो जो अम्बे बहार होती है उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और ज़्यादा यील्ड होती है। इसी तरह दूसरा आता है मृग बहार। मृग बहार में फ्लावरिंग का टाइम जो है जून से जुलाई है और इसमें हार्वेस्टिंग जो है नवंबर से जनवरी में करते हैं। तो फ्रेंड्स मृग बहार जो है उसके फ्रूट की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसमें इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ का अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर नेक्स्ट आती है बहार हस्त बहार। हस्त बहार में फ्लावरिंग टाइम जो है सितंबर से अक्टूबर है और इसमें हार्वेस्टिंग जो है फरवरी से अप्रैल में की जाती है, यानी फरवरी से अप्रैल में इसका फ्रूट जो है तैयार हो जाता है। इसमें भी हाई फ्लावरिंग होती है, गुड फ्रूट कलर और क्वालिटी होती है और यह एक्सपोर्ट के लिए अच्छी मानी जाती है। यानी अम्बे बहार है उसमें तो हाई यील्ड होती है और हस्त बहार जो होती है उसमें गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट का प्रोडक्शन होता है जो कि एक्सपोर्ट के लिए बाहर भेजा जा सकता है। तो अम्बे बहार इज मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड बाय द ग्रोअर बिकॉज ऑफ हाई यील्ड एज कम्पेयर टू अदर फ्लावरिंग सीजन। तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अम्बे बहार में ज़्यादा यील्ड होती है इसलिए इसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। पोमग्रेनेट बियर स्प्रिंग क्रॉप ऑन प्रीवियस ईयर ग्रोथ एंड समर क्रॉप ऑन करंट सीजन ग्रोथ।
अब देखते हैं इंसेक्ट पेस्ट। तो फ्रेंड्स इसमें लगने वाला इंसेक्ट है पोमग्रेनेट, बटरफ्लाई और फ्रूट बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स, और यह पोमग्रेनेट का सीरियस पेस्ट है। तो सीरियस पेस्ट कौन सा है? पोमग्रेनेट बटरफ्लाई। तो इसमें जो इन्फेस्टेशन है वह फ्लावरिंग से लेकर बटन स्टेज तक होता है, और इसमें क्या होता है, पेंसिल साइज के जो होल्स है वह फ्रूट पर बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसको कंट्रोल करने के लिए जो फ्रूट्स होते हैं उनको बटर पेपर से कवर करते हैं। और अगर केमिकल्स कंट्रोल देखें तो इसमें कार्बराइल 50 वर्टेबल पाउडर, मेथोमाइल 40 SP, मोनोक्रोटोफॉस जो है उनकी स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर। नेक्स्ट आता है फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है बैक्टोसेरस जोनाटा या टेफ्रिटिडी। यह जो है पोमग्रेनेट का माइनर पेस्ट है। फिर आते हैं इसमें लगने वाले सकिंग इंसेक्ट, यानी जो रस चूसते हैं, उसके एग्जांपल है मिलीबग, व्हाइट ब्लाई, थ्रिप्स और एफिड। तो फ्रेंड्स इनका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? इनमें मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए 0.04% मोनोक्रोटोफॉस की स्प्रे की जाती है, और इसी तरह व्हाइट फ्लाई, एफिड और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए 0.03% डाईमेथोएट या फॉस्फोमिडोन की स्प्रे की जाती है। नेक्स्ट है इसमें लगने वाली डिजीज। तो इसमें लगने वाली डिजीज है बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसे नोडल ब्लाइट और ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं। तो इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडी प्यूनिसी। तो इसे महाराष्ट्र में कॉमनली ऑयली स्पॉट या तेलिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें लगने वाली डिजीज है ब्लैक स्पॉट, जिसे हम फ्रूट रॉट भी कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय कोलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोरिडस फंजाई। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट की सरफेस होती है उस पर ब्लैक पिन हेड स्पॉट दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि फ्रूट के अलग अलग स्टेज पर दिखाई देते हैं। ब्लैक स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए मैंकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बेंडाजिम को जो है फ्लावरिंग के 1 महीने बाद 3 स्प्रे हमको मंथली इंटरवल पर करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिजीज बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, यानी बैक्टीरियल पत्ती धब्बा रोग। तो यह है ज़ेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो इसमें कैसे सिम्टम्स आते हैं? इसमें सेवरल मिनट डार्क कलर्ड इरेगुलर स्पॉट्स जो है सराउंडेड बाय येलो टिश्यूज अकर ऑन द लीफ एंड फ्रूट एंड कॉज डार्क ब्राउन इरेगुलर स्पॉट्स। तो इसमें क्या होता है कि डार्क कलर के इरेगुलर स्पॉट्स दिखाई जाते हैं, जिसके चारों ओर येलो कलर के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो यह निशानी जो है वो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट की होती है। अब देखते हैं इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी शरीर क्रियात्मक विकार। तो शरीर क्रियात्मक विकार में पहला आता है फ्रूट क्रैकिंग। तो फ्रेंड्स फ्रूट क्रैकिंग या फलों का फटना जो है वह कैल्शियम, बोरोन और पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होता है, और इसका जो इंसिडेंस है ज़्यादा जो है राजस्थान के जो ड्राई एरिया है वहाँ पर इसकी अकरिंग ज़्यादा होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए बोरेक्स जो है 0.5% की एप्लीकेशन की जाती है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो फ्रूट क्रैकिंग जो है वह यंगर प्लांट में बोरोन की डेफिशिएंसी से होती है, और ओल्ड प्लांट में यह वाटर इम्बैलेंस से होता है। तो फ्रेंड्स अनार की जो बेदाना बोसेक है या खोग कल्टीवर है वह फ्रूट क्रैकिंग के लिए टॉलरेंट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इंटरनल ब्रेकडाउन, यानी आंतरिक उत्तक्षय। इसमें क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ एरिल इन मैच्योर्ड पोमग्रेनेट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो एरिल होती है बिकम ब्राउन एंड ब्लैकनिंग हो जाती है, और इंटरनल जो ब्रेकडाउन है वह मृग बहार की जो क्रॉप है, यानी जनवरी से जून की जो क्रॉप है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो फ्रेंड्स इसके जो फ्रूट है वह फ्लावरिंग के 5 to 7 मंथ बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मेच्योरिटी साइन देखें तो जो राइप फ्रूट होता है, मेच्योर फ्रूट होता है, उसमें जब हम टैपिंग करते हैं तो थपथपा के देखते हैं तो उसमें मेटालिक साउंड आती है। और अगर हम यील्ड को देखें तो पोमग्रेनेट में 4th ईयर की एज पर 25 से 30 फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। इसी तरह अगर 10th ईयर एज स्टेज पर देखें तो इससे 150 से 200 फ्रूट पर ईयर लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने पोमग्रेनेट कल्टीवेशन को किया है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस